स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल। स्क्रीन शो हो रही होगी फंडामेंटल की। सबसे पहले है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। ये कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंसी के आधार पर काम करती है। ये ह्यूमन इंटेलिजेंसी क्या होता है? यानी ह्यूमन यानी हम जितना जानते हैं उतना ही कंप्यूटर वर्क करेगा। इससे ज्यादा कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये होता है ह्यूमन इंटेलिजेंसी। तो यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंसी के आधार पे काम करता है। ऑक्सफोर्ड ने इसकी डेफिनेशन दी है। कंप्यूटर एक स्वचालित उपकरण है, यानी अपने आप चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि गणनाएं करने और बहुत सारे कार्यों को करने के काम आता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर से क्या हो सकता है? कैलकुलेशंस हो सकती हैं, गणनाएं हो सकती हैं, इसके अलावा बहुत सारे कामों को कंप्यूटर कर सकता है। कंप्यूटर चार प्रकार के कार्यों को करता है। पहला काम कंप्यूटर करता है यूजर से डाटा व निर्देश प्राप्त करने का। ये यूजर क्या होता है? यूजर क्या होता है? यूजर कोई बताएगा? सर उपयोग करना। यूजर उपयोग करने वाला, यूज उपयोग करना, यूजर उपयोग करने वाला, यानी जो कंप्यूटर को यूज में ले रहा है वो यूजर है। चाहे तुम हो चाहे मैं हूं, सब यूजर है। अब यूजर से मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि तुम कम जानते हो या वो बंदा ज्यादा जानता है या वो उससे भी ज्यादा जानता है। तो कोई भी हो, चाहे कितनी भी नॉलेज हो कंप्यूटर में, कम से लेके ज्यादा तक, वो सभी यूजर हैं। ठीक है, यानी यदि कोई कंप्यूटर ऑपरेटर हो या कंप्यूटर स्पेशलिस्ट हो, जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है वो यूजर है। यूजर से डाटा व निर्देश प्राप्त करना। डाटा और निर्देश क्या होते हैं? डाटा और निर्देश क्या होते हैं? कोई बताएगा? डाटा और निर्देश क्या होते हैं? हाँ, कोई बताएगा? चलो, कोई नहीं बताएगा तो निर्देश होते हैं इंग्लिश में जिन्हें हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। ठीक है, निर्देशों को तुम सब लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये काम करो वो काम करो, ये सब कहलाते हैं निर्देश, यानी इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में बोले तो कंप्यूटर क्या है? यूजर से डाटा और निर्देश प्राप्त करता है। डाटा होता है कच्चा माल, एक तरह से हम बोल सकते हैं, रॉ फैक्ट बोल सकते हैं, रॉ मटेरियल बोल सकते हैं। यानी हम कंप्यूटर को रॉ मटेरियल देते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब ऐसे एक एग्जांपल से समझें तो हम, यानी यूजर कंप्यूटर को बताएगा कि ये दो संख्याएं हैं, जैसे मान लो 5 और 15, इनको ऐड करना है। तो 5 और 15 ये हमारा डाटा हो गया और इंस्ट्रक्शन हो गया कि इनको ऐड करो। अब ये डाटा और इंस्ट्रक्शन इस एग्जांपल से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यानी ये काम हम कंप्यूटर करता है यूजर से डाटा और इंस्ट्रक्शन रिसीव करना। दूसरा काम कंप्यूटर करता है जो डाटा और इंस्ट्रक्शन हम देते हैं उनको अपनी मेमोरी में स्टोर कर देता है। तीसरा काम कंप्यूटर करता है प्रोसेसिंग करने का। इनको प्रोसेसिंग करेगा, यानी हमने कहा है ऐड करने को 5 और 15 को, तो ऐड कर देगा। चौथा काम कंप्यूटर करेगा आउटपुट देने का, जिसे रिजल्ट बोलते हैं, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलते हैं आउटपुट। तो ये काम करता है कंप्यूटर। सबसे पहले तो यूजर से डाटा और निर्देश प्राप्त करेगा, उन डाटा और निर्देशों को मेमोरी में स्टोर करेगा, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करेगा और फिर रिजल्ट देगा। इस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है। अब आते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म। ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म हो गई कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलर यूज्ड इन ट्रेड, एजुकेशन और रिसर्च। कॉमनली यानी सामान्यतया, ऑपरेटेड ऑपरेट की जाने वाली मशीन, पार्टिकुलर विशेषकर की, यूज्ड इन उपयोग किया जाता है, व्यापार, शिक्षा और खोज में। ये भी इसकी एक तरह से डेफिनेशन ही बन गई। सामान्यतया यूज में ली जाने वाली मशीन जिसका उपयोग विशेषकर की व्यापार, शिक्षा और खोज में किया जाता है।
सभी बुक्स में और सभी कंप्यूटर पढ़ाने वालों ने सबकी अलग अलग डेफिनेशन है। हो सकता है कि तुमने कोई और डेफिनेशन पढ़ी हो जो मेरी डेफिनेशन से मैच नहीं करे, यानी तुमने कोई और फुल फॉर्म पढ़ी हो जो मेरी फुल फॉर्म से मैच नहीं करे। ठीक है, तो सारी बुक्स ने, सारे राइटर्स ने, सबने अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशन फुल फॉर्म दी हुई है, तो ये सारी फुल फॉर्म सही है। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियां। ठीक है, सबसे पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था वो कंप्यूटर ना होकर गणना करने का यंत्र था, गणना करने का उपकरण था, जिसका नाम था अबेकस। इसे चीन में बनाया गया था। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था कि लकड़ी का फ्रेम था, लोहे की छड़ और लकड़ी की गोटियां, जो कि केवल और केवल गणनाएं करने के काम आता था, इसके अलावा कोई और काम नहीं करता था। और गणनाएं भी हम ये नहीं कह सकते कि जो इसकी कैलकुलेशन होती थी वो 100% सही हो। 99% उसकी कैलकुलेशन गलत होती थी। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि 99% सही होती थी, हम ये कह रहे हैं 99% कैलकुलेशंस गलत होती थी। ठीक है, जो कि केवल और केवल गणना करने के लिए बनाया गया था। तो पहला उपकरण जो गणना करने के लिए बनाया गया था उसका नाम क्या था? अबेकस। कंप्यूटर का पितामह कहलाता है चार्ल्स बेबेज, और भारत का पहला कंप्यूटर बनाया था सिद्धार्थ ने। ठीक है, अबेकस जो हमारा पहला उपकरण बना था, तब से लेकर और आज तक, अब तक टोटल 5 भागों में बांटा गया है। अब तक का पीरियड टोटल 5 भागों में बांटा गया है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां। यानी कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हो गई? 5। हाँ, कोई बताया? 5। यानी अबेकस से लेकर आज तक जो भागों में बांटा गया है, 5 भागों में, वही कंप्यूटर की पीढ़ियां कहलाती हैं। यानी कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां। पहली पीढ़ी है 1946 से लेके 1959 तक। दूसरी पीढ़ी है 1959 से लेके 1965 तक। तीसरी पीढ़ी आती है 1965 से लेके 1971 तक। चौथी पीढ़ी आती है 1971 से लेके 1985 तक। और पांचवी पीढ़ी आती है 1985 से लेकर आज तक। ये इस तरह से हो गई टोटल 5 पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी आती है 1940 से लेके 1959 तक। तो पहला कंप्यूटर 1946 में बनाया गया था, जिसका नाम था एनईए, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसे बनाया था जेपी एकर्ट और जेडब्ल्यू मोर्सले ने। ये दोनों वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसको बनाया। इस पीढ़ी की विशेषताएं, ये आकार में सबसे बड़े थे। हम ये कह सकते हैं कि लगभग एक कमरे के बराबर इनका आकार था। और जब एक कमरे के बराबर इनका आकार होगा तो इनमें वजन भी बहुत होगा, ये भारी होंगे। जब ये वजन ज्यादा होगा इनमें, तो इन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठा भी नहीं सकते कि हम इसका स्थानांतरण कर सकें। इनमें वैक्यूम ट्यूब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसका यूज किया गया था। और इनकी डाटा प्रोसेसिंग स्पीड, यानी काम करने की गति, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत कम थी। और इनके रिजल्ट वो भी विश्वसनीय नहीं थे, यानी इनके रिजल्ट ज्यादातर गलत आते थे। ठीक है, ये कंप्यूटर महंगे थे, और जब महंगे होंगे तो इनको यूज में लेना भी कठिन था, यानी बहुत कम लोग इनको यूज में लेते थे, बहुत कम लोग इनको परचेज करते थे, खरीदते थे, और बहुत कम लोग इनको सीखते थे। इनमें विद्युत ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा थी। विद्युत ऊर्जा की खपत का मतलब है कि बिजली बहुत खाते थे ये कंप्यूटर। इनमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा लगती थी, और बार बार ये कंप्यूटर बंद हो जाते थे। यानी लगातार हम घंटों तक काम नहीं कर सकते थे, हम थोड़ी थोड़ी देर तक काम करते थे और उसके बाद ही कंप्यूटरों पर काम करना बंद कर देते थे। ठीक है, तो ये थे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। नेक्स्ट चलते हैं हम 1959 से 1965 तक। विलियम शॉकली और उनके सहयोगी वैज्ञानिक, इन्होंने अमेरिका की बेल प्रयोगशाला में ट्रांजिस्टर बनाया, और जिसको प्रथम पीढ़ी में जो यूज में लिया गया था वैक्यूम ट्यूब, उसकी जगह पर यूज में लिया जाने लगा। यानी प्रथम पीढ़ी में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था वो था वैक्यूम ट्यूब, और द्वितीय पीढ़ी में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था वो था ट्रांजिस्टर।
इसकी कार्य क्षमता यानी ट्रांजिस्टर की कार्य क्षमता वैक्यूम ट्यूब से ज्यादा थी। वैक्यूम ट्यूब से ये छोटा भी था ट्रांजिस्टर, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था कि इनका वजन कम हो सके, मामूली सा छोटा था। और जब वजन भी कम नहीं हुआ तो इसका मतलब स्थानांतरण भी पॉसिबल नहीं था। ये कंप्यूटर द्वितीय पीढ़ी प्रथम पीढ़ी की तुलना में थोड़े से छोटे थे। इनमें ऊष्मा ऊर्जा बहुत कम निकलती थी। बहुत कम, हम इतना भी नहीं कह सकते कि ये लगातार काम कर सकते थे, लेकिन प्रथम की पीढ़ी की तुलना में इनकी कार्य करने की क्षमता बहुत ज्यादा थी। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड प्रथम पीढ़ी की तुलना में ज्यादा थी। इनकी कीमत कम थी। इनको यूज में लेना आसान था। इन्हें ज्यादा लोग यूज में लेने लगे, ज्यादा लोग सीखने लगे, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि प्रथम पीढ़ी की तुलना में ज्यादा लोग इसको यूज में लेने लगे। ठीक है, ये थी द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर की। नेक्स्ट हम चलते हैं तृतीय पीढ़ी पे। इसमें सैकड़ों ट्रांजिस्टर्स को मिलाकर एक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज किया गया, जिसका नाम था आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। और ट्रांजिस्टर की जगह पर इसमें आईसी का यूज किया जाने लगा। यानी प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, और तृतीय पीढ़ी में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। और आईसी का आकार ट्रांजिस्टर के आकार की तुलना में छोटा होता है, और इसलिए कंप्यूटर का आकार भी छोटा हो गया। द्वितीय पीढ़ी की तुलना में इनका वजन भी कम हो गया, इनका स्थानांतरण भी इजी हो गया। यानी हम इन कंप्यूटर्स को, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जा सकते थे, या उठा सकते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकते थे। इनकी कीमत भी कम हो गई, और कीमत कम हो गई तो इनका उपयोग भी बढ़ गया, ज्यादा लोग यूज में लेने लगे, ज्यादा लोग सीखने लगे, और इसे लोग परचेज भी करने लगे, खरीदने भी लगे। इनमें ऊष्मा का उत्सर्जन प्रथम पीढ़ी की तुलना में, यानी प्रथम और द्वितीय पीढ़ी की तुलना में कम था। और यदि हम इसमें एसी लगा दें तो हम लगातार घंटों तक काम कर सकते थे। इनमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिन्हें हम तुम लोग आराम से समझ सकते हैं। इनमें इंटरनल मेमोरी भी दी गई थी, और जब इंटरनल मेमोरी भी दी गई थी तो इनकी भंडारण क्षमता यानी स्टोरेज क्षमता भी बढ़ गई, जबकि प्रथम और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में स्टोरेज क्षमता नहीं थी। इंटरनल मेमोरी जैसे मोबाइल है, मोबाइल में इंटरनल मेमोरी होती है, किसी के में 4 GB, किसी के में 8 GB, यानी बिना चिप लगाए, बिना मेमोरी कार्ड लगाए जो मेमोरी होती है इंटरनल मेमोरी, वो भी इसमें दी गई थी। ये थे तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। नेक्स्ट चलते हैं चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर। इस पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत सारे काम कर सकते थे, जैसे गणनाएं करना, ड्राइंग्स बनाना, डाटा कम्युनिकेशन, ये सारे काम इसमें हो सकते थे। 1971 में वैज्ञानिक टेड हाफ ने दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया, और इसी माइक्रो प्रोसेसर को चतुर्थ पीढ़ी में यूज में लिया जाने लगा। इनका आकार बहुत कम था, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर का आकार बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है, तो इसीलिए कंप्यूटर का आकार भी छोटा हो गया। माइक्रो प्रोसेसर हम एक ये कह सकते हैं कि एक माचिस की डिब्बी के बराबर होता है, उससे भी छोटा, तो इसलिए कंप्यूटर का आकार भी छोटा हो गया। इनको पोर्टेबल कंप्यूटर बोलते थे। पोर्टेबल का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक कहीं भी ले जाओ, कहीं भी रख दो, कैसे भी रख दो। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत तेज थी, लगभग 10⁻⁻⁶ सेकंड और 10⁻⁹ सेकंड में मापी जाती थी। यानी एक सेकंड का भी छोटा हिस्सा, छठा हिस्सा और नौवां हिस्सा, एक सेकंड का छठा हिस्सा माइक्रो सेकंड, और तो ये मान लो कि सेकंड से भी कम हो गया है। इनकी कीमत काफी कम थी। जब कीमत कम थी तो लोग आगे से खरीदने लगे, और तृतीय पीढ़ी की तुलना में ज्यादा लोग यूज में लेने लगे, खरीदने लगे, परचेज करने लगे, काम में लेने लगे इस कंप्यूटर को। इनका वजन बहुत कम था, स्थानांतरण पॉसिबल था। मैंने अभी बताया कि पोर्टेबल कंप्यूटर थे, यानी पोर्टेबल का मतलब ही होता है कि एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर ले जाना।
इनकी विश्वसनीयता 100% थी, यानी इनके जो रिजल्ट आते थे वो 100% सही आते थे। इनकी स्टोरेज क्षमता भी बाकी तीनों पीढ़ियों की तुलना में ज्यादा थी। इनकी स्टोरेज क्षमता तीनों पीढ़ियों की तुलना में ज्यादा थी। इनमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर, ये सारे चतुर्थ पीढ़ी में आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर। पांचवी पीढ़ी मैंने बताया था 1985 से लेकर आज तक। इस प्रकार के कंप्यूटरों में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता है, यानी ये कंप्यूटर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, डिसीजन भी ले सकते हैं। इन कंप्यूटरों में VLSIC यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इस तकनीक का उपयोग किया गया था। इस प्रकार के कंप्यूटरों में कृत्रिम दिमाग उपस्थित था। कृत्रिम दिमाग उपस्थित था यानी ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और डिसीजन भी ले सकते हैं। ये कंप्यूटर दो या दो से अधिक वस्तुओं में तुलना भी कर सकते हैं और उनमें से उपयुक्त वस्तु का चुनाव भी कर सकते हैं। इनकी कीमत काफी अधिक होती है। ये सामान्य यूज के कंप्यूटर नहीं है, यानी इनको सामान्य लोग यूज में नहीं लेते क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। इनका उपयोग केवल वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में किया जाता है। वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में जैसे मौसम की भविष्यवाणी में। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा होती है, यानी 10⁻⁻12 सेकंड में काम करते हैं। रोबोट वगैरह ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। और इस पीढ़ी का पहला कंप्यूटर था जो कि भारत ने बनाया था, परम। नाम सबने सुना होगा परम कंप्यूटर का। ठीक है, ये हो गए कंप्यूटर की पीढ़ियां। कंप्यूटर की पांचों पीढ़ियों में किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। नो सर। चलो नहीं है तो कोई बता सकता है कि हम जो यूज में ले रहे हैं वो कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? चौथी पीढ़ी के सर, चतुर्थ पीढ़ी के। अच्छा, क्यों? सर क्योंकि ये बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं और इनकी पावर जो होती है वो 10.9 सेकेंड पे होती है। हाँ तो लेकिन पंचम पीढ़ी तो मैंने बताया कि 1985 से लेके अब तक जो भी आ रहे हैं वो पंचम पीढ़ी के हैं और अब चल रहा है 2021। सर वो कंप्यूटर तो वैज्ञानिकों के लिए है, वो हम जैसों के लिए नहीं है ना, वो काफी महंगे भी होते हैं। बिल्कुल, वो कंप्यूटर वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में यूज में लेने के लिए हैं, काफी महंगे होते हैं, सामान्य यूज के नहीं है। और जो सामान्य यूज के हैं जिनको हम तुम यूज में लेते हैं वो सब है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कंप्यूटर के प्रकार। आकार के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और कार्य प्रणाली, तीन प्रकार से हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के प्रकार। आकार के आधार पर कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। उसी तरीके से प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। और कार्यप्रणाली के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं: सामान्य उपयोग के कंप्यूटर और विशेष उपयोग के कंप्यूटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आकार के आधार पे, यानी चार प्रकार के कंप्यूटर को: माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो आकार में सबसे छोटे होते हैं और इनकी कीमत कम होती है। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं और इनकी कीमत भी ज्यादा होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर इन दोनों कंप्यूटरों से बड़े होते हैं और इनकी कीमत इन दोनों कंप्यूटरों से ज्यादा होती है। और सुपर कंप्यूटर इन तीनों कंप्यूटर से बड़े होते हैं और इनकी कीमत भी इन तीनों कंप्यूटर से ज्यादा होती है, यानी सबसे ज्यादा होती है। माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी कहते हैं। इनकी मेमोरी माइक्रो कंप्यूटर की सबसे कम होती है, मिनी कंप्यूटर की उससे ज्यादा होती है, मेन फ्रेम कंप्यूटर की उससे भी ज्यादा होती है और सुपर कंप्यूटर की उससे भी ज्यादा होती है। प्रोसेसिंग स्पीड यानी काम करने की गति माइक्रो कंप्यूटर की सबसे कम होती है, मिनी कंप्यूटर की उससे भी ज्यादा होती है
मेन फ्रेम कंप्यूटर की इन दोनों से ज्यादा होती है, और सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड, काम करने की गति सबसे ज्यादा होती है। तो ये हैं 4 प्रकार के, यानी आकार में सबसे छोटे, कीमत में सबसे छोटे माइक्रो कंप्यूटर, प्रोसेसिंग स्पीड सबसे कम, मेमोरी सबसे कम माइक्रो कंप्यूटर। और यही चारों चीजें दिन में मिनी में, मेन फ्रेम में और सुपर कंप्यूटर में बढ़ती जाएंगी। और सुपर कंप्यूटर का आकार सबसे बड़ा, कीमत सबसे ज्यादा, प्रोसेसिंग स्पीड सबसे ज्यादा और इंटरनल मेमोरी यानी मेमोरी सबसे ज्यादा होती है। तो हम जो यूज में ले रहे हैं, इन चारों कंप्यूटर्स में से कौन सा कंप्यूटर यूज में ले रहे हैं? सर माइक्रो कंप्यूटर। हाँ, और कोई? कंप्यूटर। कौन सा? माइक्रो। मिनी अच्छा, और कंप्यूटर। कोई? माइक्रो के अलावा और कोई है क्या? अच्छा, माइक्रो कंप्यूटर क्यों यूज में ले रहे हैं? सर क्योंकि ये जबकि सबसे ये छोटा है। तो इसलिए सबसे छोटे हैं, इसलिए हम यूज में ले रहे हैं। सर इनकी ठीक है। कीमत बहुत कम होती है। हाँ, ये माइक्रो कंप्यूटर हम जो भी यूज में ले रहे हैं, ये है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो ये संख्याओं पर काम करते हैं, संख्याओं, और केवल 2 संख्याओं पर, 0 और 1। इसके अलावा किसी तीसरी संख्या पर काम नहीं करते। ये होते हैं डिजिटल कंप्यूटर। जबकि हम तो 2 भी लिखते हैं, 3 भी लिखते हैं, एस भी लिखते हैं, ए भी लिखते हैं, अपना नाम इंग्लिश में भी लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं, और जबकि कंप्यूटर काम कर रहे हैं 0 और 1 पे। तो हम कैसे काम करते हैं कंप्यूटर पे, कोई बता सकता है? सर 0 और 1 की संख्या से काम करते हैं। इसके हम तो बीच 2 में भी लिखते हैं। सर कंप्यूटर हमारे बीच में एक ट्रांसलेटर होता है, जिससे हम जो कहते हैं ना, वो कंप्यूटर को 0 और 1 की हाँ बिल्कुल। हम अपनी लैंग्वेज में काम करते हैं, यानी इंग्लिश, हिंदी में, और कंप्यूटर काम करता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज यानी 0 और 1 पे। तो हमारे बीच में एक ट्रांसलेटर होता है, जो कि हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में यानी 0 1 लैंग्वेज में, और 0 1 लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये सेम उसी तरीके से है जैसे कि यदि मुझे किसी जापानी पर्सन से बात करनी है और मुझे जापानीज नहीं आती और उसे हिंदी और इंग्लिश नहीं आती, तो हम कैसे बात करेंगे? ट्रांसलेटर के थ्रू। बीच में कोई ना कोई पर्सन ऐसा होगा जो दोनों लैंग्वेज जानता होगा, वो हमारी लैंग्वेज को जापानी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और जापानी लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें बताएगा। ठीक उसी बेस पे कंप्यूटर ये काम करता है और हम वर्क करते हैं। ये कंप्यूटर सभी डाटा और निर्देश एक साथ लेते हैं, उनकी गणनाएं करते हैं और उन सबका रिजल्ट एक साथ देते हैं। हम जो भी कंप्यूटर को बताते हैं, वो सारा काम कंप्यूटर एक साथ कैलकुलेट करके हमें रिजल्ट दे देता है। ठीक है, जैसे हमने कंप्यूटर को कहा कि 50 पन्ने प्रिंट करने हैं, तो कंप्यूटर एक साथ 50 पन्ने प्रिंट करके हमें दे देगा। ऐसा नहीं है कि पहला एक करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, फिर चौथा करेंगे, ऐसा नहीं। यदि इन कंप्यूटर को यूज में लेना है तो ये कंप्यूटर हमें सीखने पड़ेंगे, बिना सीखे हम कंप्यूटर्स को यूज में नहीं ले सकते। कि ये होते हैं डिजिटल कंप्यूटर। उसके बाद आते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो संख्याओं पर काम नहीं करते, जो कि तापमान, गति, विद्युत प्रवाह, इन पर काम करते हैं। ये एक बार में एक डाटा और निर्देश लेते हैं, उसका रिजल्ट देते हैं, उसके बाद फिर दूसरा रिजल्ट और निर्देश लेते हैं, यानी ये एक एक करके काम करते हैं। ये डिजिटल कंप्यूटर की तरह एक साथ सारे इंस्ट्रक्शन ले लिए और रिजल्ट दे दिया, ऐसा काम नहीं करते। ये पहले एक का काम पूरा करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे का काम पूरा करेंगे। और एनालॉग कंप्यूटर्स को यूज में लेने के लिए इनको सीखना भी जरूरी नहीं है, कोई भी आराम से यूज में ले सकता है। उसके बाद आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर।
हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के गुण होते हैं, यानी ये संख्याओं पर भी काम करते हैं 0 और 1 पे, और इसके साथ साथ तापमान, गति, विद्युत प्रवाह पर भी काम करते हैं। ये कंप्यूटर प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम करते हैं, लेकिन इनका जो इंस्ट्रक्शन होता है, इनका जो प्रोग्राम होता है, इनकी मेमोरी में पहले से स्टोर होता है। ये केवल एक ही काम को करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि जीमेल भी काम कर लेंगे, एमएस वर्ड भी चला लेंगे, एमएस एक्सेल भी चला लेंगे। ये केवल एक ही काम को करेंगे और इनका यूज केवल और केवल वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में किया जाता है। यानी कोई कंप्यूटर यदि मौसम की भविष्यवाणी बताएगा तो मौसम की भविष्यवाणी ही बताएगा, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करेगा। तो ये होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। अच्छा, अब जो हम यूज में ले रहे हैं इनमें से वो कौन से कंप्यूटर हैं? डिजिटल, एनालॉग या हाइब्रिड? हम जो कंप्यूटर यूज में ले रहे हैं वो कौन से कंप्यूटर यूज में ले रहे हैं? डिजिटल, एनालॉग या हाइब्रिड? सर डिजिटल। और कोई? हाँ, और कोई भी बता दो। सर डिजिटल। डिजिटल ही होगा। अच्छा, डिजिटल क्यों है? कौन बताएगा? हम डिजिटल कंप्यूटर यूज में क्यों लेते हैं? एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं फिर? अगर हम डिजिटल कंप्यूटर यूज में लेते हैं तो एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं? चलो, ये हमने तुम्हारी बात। कंप्यूटर होते हैं जो द्वितीय और तृतीय पीढ़ी में आए थे शायद। अच्छा, डिजिटल कंप्यूटर 0 और 1 पे काम करते हैं, संख्याओं पे काम करते हैं, इसलिए हम डिजिटल कंप्यूटर यूज में लेते हैं, ये तुमने बता दिया। लेकिन जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो तापमान, गति और विद्युत प्रवाह पे काम करते हैं। जैसे यदि मुझे रूम टेम्परेचर नापना हो, बुखार नापना हो, तो ये जो इनके लिए यूज में आता है थर्मामीटर, वो होते हैं एनालॉग कंप्यूटर। तो सर ये भी वैज्ञानिकों के पास होते होंगे। बुखार मापने का मैं बता रहा हूँ, तो बुखार नापने के लिए जो काम आता है, तो ये कौन सा वैज्ञानिक यूज में लेता है? इसे मैंने बताया था कि इनको सीख काम करने के लिए इन पर इनको नॉलेज होना जरूरी नहीं है। बुखार मापने का यंत्र किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, इसे तुम भी यूज में ले सकते हो। रूम टेम्परेचर यानी नापने का जो है वो भी मार्केट में मिल जाएगा, इसे कोई भी यूज में ले सकता है, तुम भी यूज में ले सकते हो। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं जो कि तापमान, गति, विद्युत प्रवाह पे काम करते हैं, यानी रूम टेम्परेचर, थर्मामीटर, बुखार मापने का, ये सारे कहलाते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ये यदि कोई नहीं जानता इनको यूज में लेना तो भी आराम से ले सकते हैं। हमें इनमें यूज में लेने के लिए कुछ ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। ये केवल एक ही बार में एक निर्देश देते हैं और दूसरा देते हैं, फिर यानी रिजल्ट आने के बाद फिर दूसरा देते हैं। कैसे? मान लो किसी कोई 3 पर्सन बुखार नपवाने पहुंचे, 3 जनों को बुखार नपवाना है, तो सबसे पहले तो ये पहले बंदे का बुखार नापेगा, टेम्परेचर बताएगा, उसके बाद तीसरे बंदे का बॉडी टेम्परेचर बताएगा, उसके बाद चौथे बंदे का बॉडी टेम्परेचर बताएगा। ये ऐसा नहीं है कि एक थर्मामीटर सारे पर्सन्स का बॉडी टेम्परेचर एक साथ बता देगा या रूम टेम्परेचर एक साथ बता देगा। रूम टेम्परेचर नापने के लिए बैठे हैं तो हम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यानी इस तरह से ये एक ही निर्देश ले रहे हैं और एक रिजल्ट देने के बाद दूसरा निर्देश ले रहे हैं। ठीक है, ये लाइनें समझ में आ गई होंगी तीनों। और जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में यूज में आते हैं, ये हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, तो ये हो गए एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट है सामान्य उपयोग के कंप्यूटर और विशेष उपयोग के कंप्यूटर। सामान्य उपयोग के कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम भी यूज में लेते हैं, तुम यूज में लेते हो, यानी सामान्य यूज के होते हैं, जैसे कोई भी यूज में ले सकता है। ये कंप्यूटर एक समान होते हैं, इनमें हम एमएस वर्ड पे भी काम कर सकते हैं, अकाउंट भी बना सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। अब ये मत कहना कि इसमें भविष्यवाणी भी कर सकते हैं क्या। ठीक है, ऐसा नहीं है। जो सामान्य यूज के काम होते हैं, ह्यूमन वर्क होते हैं, वो हम इसमें कर सकते हैं। ह्यूमन वर्क, वैज्ञानिक वर्क नहीं।
इनमें हमें करने की क्या जरूरत है, हमारा एक ही कंप्यूटर है जिसमें हम सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं MS एक्सेल का, तो MS एक्सेल यूज में ले रहे हैं, MS वर्ड का सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं तो MS वर्ड यूज में ले रहे हैं, और कुछ भी हम इसमें डाल रहे हैं, टैली डाल रहे हैं तो टैली यूज में ले रहे हैं, पेज मेकर डाल रहे हैं तो पेज मेकर यूज में ले रहे हैं, इंटरनेट हम इसमें चला रहे हैं, सारे काम हम इसमें कर रहे हैं। हमें क्या है, सॉफ्टवेयर डालना है और यूज में लेना है। ये केवल सामान्य प्रयोग में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं विशेष उपयोग के कंप्यूटर। ये किसी विशेष काम को करते हैं और एक ही काम को करते हैं, और इनका जो सॉफ्टवेयर है इनकी मेमोरी में पहले से ही स्टोर होता है। हमने पढ़ा था सामान्य उपयोग के कंप्यूटरों में हमें सॉफ्टवेयर डालना है और यूज में लेना है, जबकि विशेष उपयोग के कंप्यूटर में इनकी मेमोरी में पहले से ही सॉफ्टवेयर होता है, यानी ये एक ही काम को करते हैं। मौसम की भविष्यवाणी बता रहा है तो केवल और केवल मौसम की भविष्यवाणी ही बताएंगे। ठीक है, ये अंतरिक्ष अनुसंधान, मौसम विभाग और यानी वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में यूज में लिए जाते हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं विशेष उपयोग के कंप्यूटर। जबकि सामान्य उपयोग के कंप्यूटर कोई भी यूज में ले सकता है, इसलिए इसे बोलते हैं सामान्य उपयोग के कंप्यूटर। तो ये हो गए कंप्यूटर के प्रकार। आकार के आधार पर हमने पढ़े माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम, सुपर। प्रयोग के आधार पर हमने पढ़े एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। और कार्यप्रणाली के आधार पर हमने पढ़े सामान्य उपयोग के कंप्यूटर और विशेष उपयोग के कंप्यूटर। यहां तक किसी की कोई क्वेरी, कुछ पूछना है? किसी के कोई क्वेश्चंस, कुछ पूछना चाहते हो कोई? नो सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, तो बताना पहला कंप्यूटर कौन सा बना गया था? एबेकस। कौन सा? अबेकस। अच्छा, तो और बनाया किसने था भारत का पहला कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। सिद्धार्थ। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम। याद हो गए तो मैं, चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए तो आप पढ़ा रहे हो, हम याद कर रहे थे। अच्छा, चलो हम बढ़ते हैं कंप्यूटर के लाभ। यस सर। यानी कंप्यूटर के क्या लाभ हैं, कंप्यूटर की क्या हानियां हैं, और कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज में लिए जाते हैं। हाँ, कौन बताएगा? सबसे पहले हम करते हैं कंप्यूटर के लाभ। कंप्यूटर के क्या लाभ है? सर कंप्यूटर का सबसे अधिक लाभ है 100% सही गणना करने की क्षमता रखता है वो। अच्छा, और इसके अलावा कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है। रिजल्ट 100% श्योर होता है सर। बिल्कुल। और सर कई अन्य मशीनों की तरह कंप्यूटर भी एक स्वचालित मशीन है। ठीक है, और बाकी लोग, अब तुम नहीं बोलोगे, म्यूट कर लो। हाँ हाँ, और बाकी बताओ कंप्यूटर के लाभ, एक एक लाभ सब बता दो। इन दोनों ने बता दिए, प्रिंस ने बता दिए और अर्पित ने बता दिए। बाकी एक एक लाभ बाकी सब बता दो। नाम नहीं लेना पड़े, जल्दी जल्दी बता दो। सर हाँ, बड़ी संख्या में हाँ, और नेक्स्ट नाम नहीं लेना पड़े। सर कंप्यूटर को एजुकेशन में, व्यापार में और रिसर्च में यूज लेते हैं। हाँ, ये हो गए कंप्यूटर के उपयोग। हम पूछ रहे हैं कंप्यूटर के लाभ। अच्छा, चलो कंप्यूटर की हानियां क्या क्या है? एक एक हानि बताओ। कंप्यूटर के नुकसान क्या है हमारे, हम जो कंप्यूटर यूज में ले रहे हैं उनके क्या सर नुकसान है? हम कंप्यूटर पे अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं, इससे हमारा विद्युत खर्च बढ़ता है। और क्या हो जाते हैं कंप्यूटर से? सर कंप्यूटर से हमारा विद्युत खर्च बढ़ता है। अच्छा, ठीक है। और
और सर हम उस पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं, ठीक है, और अत्यधिक निर्भर। ठीक और है, हाँ, हाँ, और बाकी के विद्युत खर्च बढ़ता है कंप्यूटर से, और एसी लगा रखे होंगे आधों से ने घर में, एसी से भी विद्युत खर्च बढ़ता है, एसी भी बंद कर दो। फ्रिज भी लगा रखे होंगे, फ्रिज भी बंद कर दो, टीवी भी बंद कर दो। ठीक है ना? हाँ, और बताओ नेक्स्ट, इनके अलावा कंप्यूटर से क्या हानियां हैं? अरे जल्दी जल्दी बोला करो। ठीक है, कंप्यूटर के लाभ, इनकी कार्य करने की गति, यानी किसी पर्सन से और दूसरी मशीनों की तुलना में ज्यादा होती है, यानी सबसे ज्यादा होती है काम करने की गति। इनको हम माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड और पिको सेकंड में मापते हैं। इनके जो रिजल्ट होते हैं वो 100% सही होते हैं। इनमें स्टोरेज करने की क्षमता भी होती है, यानी ये इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को स्टोर कर सकता है, और जरूरत पड़ने पर हमें वापस भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सूचनाओं को स्टोर करके बैठ गया, जब हमें जिस सूचना की जरूरत हो उसको हमें ये दे भी सकता है। कंप्यूटर में निर्णय लेने की क्षमता भी होती है, और सामान्य यूज के कंप्यूटर जो होते हैं उनमें हम सारे कार्यों को कर सकते हैं, और हमारे जो रोजगार के सभी काम हैं वो सारा काम हम इसमें कर सकते हैं। इनमें पुनरावृत्ति क्षमता होती है, यानी रिपीट करने की। रिपीट करने की कैसे? जैसे मुझे कोई 5 पेज प्रिंट करनी है तो मुझे बार बार प्रिंट 1, प्रिंट 2 ऐसे नहीं करना पड़ेगा। हमें 50 प्रिंट करनी है तो 50 प्रिंट एक साथ हम निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ट्रस्टवर्दी होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, इनके रिजल्ट 100% सही आते हैं। बड़ी बड़ी गणनाओं को ये सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, बड़े बड़े कामों को ये सेकंड्स में कर सकते हैं। ये होते हैं कंप्यूटर के लाभ। कंप्यूटर की हानियां, हम इस पर डिपेंड हो गए हैं। और सबसे बड़ी हानि बेरोजगारी। अब ये हानि है कि लाभ है, ये कौन बताएगा? ये हानि है या लाभ है? क्या सर? रानी। बेरोजगारी कंप्यूटर की सर हानि हानि है है। या कंप्यूटर का लाभ है? सर रोजगार हानि है, यानी हानि। यानी कंप्यूटर से रोजगार बढ़ा है या बेरोजगारी बढ़ी है? बेरोजगारी। कैसे? बेरोजगारी हाँ सर। ठीक है, एक एक करके बोल लो, और कैसे भी बताते जाना, कैसे। हाँ, कौन बोलेगा सबसे पहले? हाँ, अर्पित। अर्पित। सर हाँ, कंप्यूटर के प्रति हम अत्यधिक निर्भर होते जा रहे हैं, हम अपना काम भूल रहे हैं कंप्यूटर और से, आदत बढ़ता जा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, कंप्यूटर से रोजगार बढ़ा है या बेरोजगारी? मैं क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा हूँ, कंप्यूटर से रोजगार बढ़ा है या बेरोजगारी बढ़ी है? बेरोजगारी हाँ, बढ़ी है। क्यों? क्योंकि सर जो पहले उस काम को ज्यादा लोग करते थे, अब एक आदमी कर सकता है, कम आदमी कर सकते हैं उस कार्य को अच्छा, और? कंप्यूटर के। अच्छा, और बाकी बताओ नेक्स्ट। हाँ, मुस्कान। मुस्कान अनम्यूट करो। सर कंप्यूटर से बेरोजगारी बढ़ी है, क्योंकि जिस काम को बहुत सारे लोग करते हैं अब एक व्यक्ति ही कर सकता है कंप्यूटर के द्वारा, मशीनों के द्वारा। ठीक है, और? अर्पित। सर क्या बताना है? कंप्यूटर से रोजगार बढ़ा है या बेरोजगारी? सर बताया था ना, बेरोजगारी बढ़ी है। और बाकी? हाँ, बाकी लोग?
रजत, रजत, भावना, निधि, कृतिका, शालू। आप किसी को नहीं बताना? अच्छा, कोई ये कह रहा है कि कंप्यूटर से रोजगार मिला है। कोई ये कहता है कि कंप्यूटर से रोजगार मिला है। कैसे? ऐसे तो रोजगार मिला है, इससे हमारा काम आसान हो गया है, कैलकुलेशन आसान हो गई है, बिजनेस में मदद हो जाती है। हाँ, यानी कंप्यूटर के जहाँ लाभ हैं वहाँ हानियां भी है। ठीक है, हमें सब चीजों में कंप्यूटर हमारी हेल्प कर रहा है, बिजनेस आसान कर रहा है, सब काम कर रहा है, घंटों का काम मिनटों में कर रहा है। तो ये हमारे लाभ हैं, तो इससे कुछ हानियां भी हैं। जो कंप्यूटर को सीख रहा है, जान रहा है, उसको लिए रोजगार मिला है, और जो कंप्यूटर को नहीं सीख रहा, नहीं जान रहा, उसके लिए वो ये कहेगा कि हम बेरोजगारी बढ़ी है। क्योंकि जो कंप्यूटर जानता है, जैसे काम मिला है वो काम के पक्ष साइड में होगा, और जैसे नहीं मिला वो बेरोजगारी के पक्ष में होगा। ठीक है, तो ये दोनों लाभ भी हैं और हानियां भी हैं, सबके अलग अलग व्यूज हैं। तो हम अब पढ़ते हैं कंप्यूटर के क्या क्या उपयोग है। सबसे पहले है शिक्षा। कंप्यूटर का यूज एजुकेशन में हो रहा है। तुम सब लोग कंप्यूटर सीख रहे हो, ऑनलाइन सीख रहे हो, कंप्यूटर पे सीख रहे हो, तो ये हो गई एजुकेशन। प्रशासन, प्रशासन मतलब कंप्यूटर का जो प्रशासनिक वर्क है, हम जाति निवास बनवाने जाते हैं, सब काम कंप्यूटर पे हो रहा है। इसके अलावा हम किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, सारे डिपार्टमेंट में सभी काम कंप्यूटराइज हो रहे हैं। बिजली के बिल, पानी के बिल सब कंप्यूटर से आते हैं और कंप्यूटर से ही भरे जा रहे हैं। नेक्स्ट है संचार। पहले चिट्ठियां जाती थी, और अब इस कंप्यूटर के थ्रू, मोबाइल के थ्रू सेकंड्स में हम किसी को भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। ज्योतिष, हम किसी की भी भविष्यवाणी सॉफ्टवेयर की हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से देख सकते हैं। संगीत, हम म्यूजिक सुन सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं। ये सारा काम हम कंप्यूटर से कर सकते हैं। खगोल शास्त्र, मौसम की भविष्यवाणी वगैरह, ये सारा काम कंप्यूटर से हो रहा है। स्वास्थ्य, ये भी हम जितने भी चेकअप कराने जाएं, जितने भी रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारे कंप्यूटराइज होती हैं। और इसके अलावा चेकअप वगैरह ये भी आजकल कंप्यूटराइज हो रहे हैं। हम आंखें टेस्ट कराने जाते हैं तो ये कंप्यूटराइज आंखें टेस्ट होती हैं। इसके अलावा व्यापार और वाणिज्य यानी बिजनेस, बिजनेस वर्क भी कंप्यूटर से होता है। इसके अलावा और कोई कंप्यूटर का उपयोग जो बताएगा? जो ये लिखे हुए हैं इनके अलावा कंप्यूटर के यूज और कहाँ कहाँ कंप्यूटर यूज में आता है? एक एक यूज बता दो सब। कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज में आता है? सर कंप्यूटर मेडिकल शॉप, सर आजकल तो कंप्यूटर हर जगह यूज में आ रहा है। हाँ, हर जगह यूज में आ रहा है, मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ। मेडिकल स्टोर यानी स्वास्थ्य। ठीक है, नेक्स्ट। इसके अलावा? सर इसके अलावा हाँ, अब म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। बाकी भावना, अरे बाकी लोग भी बोल लिया करो। शिक्षा क्षेत्र में हाँ, व्यवसाय। बैंक वगैरह में भी। हाँ, अब एक एक करके अब। हाँ, चलो भावना बोलो पहले। हाँ, भावना। सर व्यवसाय के क्षेत्र में भी और मेडिकल के में भी हाँ, और बिल्कुल मनोरंजन क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट, रजत। कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज में लिया जा रहा है? रजत, निधि। सर हाँ, बोलो। सर तुम कंप्यूटर ये सर। ऑन करके सो जाते हो क्या? हाँ, बोलो रजत।
रजत, सर कंप्यूटर बिजनेस में काम में लिया जा रहा है, और सर ईमेल सरकारी कामों में भी लिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट, निधि। सर कंप्यूटर से कर सकते हैं। आवाज नहीं आई। कंप्यूटर से हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। हाँ, यानी मैसेजेस वगैरह हम सेकंड्स में भेज सकते हैं। दूर बैठे पर्सन से हम आमने सामने बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, कृतिका। बैंक वगैरह में बताया था सर। कृतिका। मुस्कान। सर कंप्यूटर से सर हम अपना होमवर्क कर सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं सर। हाँ, और कहाँ यूज में लिया जाता है कंप्यूटर? सर बैंकिंग में, शिक्षा में, सब में। बैंकिंग में काम के लिए व्यवसाय और वाणिज्य में लिया जाता है, और जिससे व्यवसाय की सर एजुकेशन में। हाँ बिल्कुल। आर्मी सोल्जर्स वगैरह में भी काम आता है। बिल्कुल। शालू। सर न्यूज वगैरह में, समाचार सुनने में आसान हो गए, मीडिया वालों को भी। हाँ, बिल्कुल, यानी कंप्यूटर के काफी यूज हैं, और एक तरह से हम ये कहें तो लगभग सभी फील्ड्स में, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहां पर कंप्यूटर का यूज ना होता हो। ठीक है, तो ये हो गए कंप्यूटर के लाभ, हानि और उपयोग। यहाँ तक जो भी कराया है, यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी सबसे पहले हमने पढ़ा कंप्यूटर के डेफिनेशन, कंप्यूटर की फुल फॉर्म, कंप्यूटर क्या का। उसके बाद कंप्यूटर के प्रकार हमने तीनों प्रकार से पढ़े। कंप्यूटर की पीढ़ियां पढ़ी, उसके बाद पढ़े कंप्यूटर के लाभ, हानि और उपयोग। ये टॉपिक्स हमने आज कवर किए। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, किसी की कोई क्वेरीज हो तो वो बताओ, नहीं तो नेक्स्ट क्लास हम करते हैं। किसी की कोई क्वेरीज नहीं है? नो सर। ठीक है, नहीं है तो नेक्स्ट क्लास हम करते हैं नेक्स्ट डे, जिसमें चलेगा कंप्यूटर की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, सर नमस्ते। नमस्ते।